बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ आज डॉक्टर नरजिस फातिमा हुसैन है और इन्होंने बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी किया दाऊ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कराची से और 2017 में। फिर उसके बाद इन्होंने एक साल हाउस जॉब किया। हाउस जॉब करने के बाद फिर इन्होंने कोर्सेरा से काफ़ी कोर्सेज किए और उसके बाद फिर ये यूनिवर्सिटी ऑफ केंटकी में फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे आ गई और इन्होंने फुल ब्राइट स्कॉलरशिप का फ्री डाइट लिया। 2 साल इन्होंने यहाँ पर पढ़ा सरकार के खर्चे पे, अपने पल्ले से इन्होंने कुछ नहीं खर्च किया। तो इनसे आज इंटरव्यू करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये कैसे आ गई यूनिवर्सिटी ऑफ केंटकी में और पाकिस्तान में हमारे पास बहुत सारा ह्यूमन रिसोर्स है जो कि स्ट्रगल कर रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है कि वो क्या कर सकते हैं। तो पहले तो मेरे दिल में ये सवाल आया कि ये डॉक्टर हैं, डेंटल सर्जन हैं, डेंटल सर्जन होने के बावजूद इनके दिल में ख्याल क्यों आया कि ये मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ करें और अमेरिका आए। तो नरजिस, आप बताइएगा अपने बारे में कुछ। आपने कैसे अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया, इब्तदाई तालीम कहाँ से ली, कौन कौन से मेंटर्स मिले, किस तरह से आप बदल गई। खैर तो मैंने अपना सबसे पहले तो ओ लेवल्स और ए लेवल्स किया था सिटी स्कूल से। इसके अच्छा। बाद फिर डाउ में एडमिशन मिला मुझे, लेकिन मेरिट पे नहीं मिला, सेल्फ फाइनेंस पे मिला। तो मेरी डिग्री काफ़ी एक्सपेंसिव थी, लेकिन उसके बावजूद मेरा एक डिसीजन था कि मुझे एमपीएच करना है। हाँ हाँ। तो उसकी कुछ 3 मेजर वजूहात हैं जिसकी वजह से मैंने अपनी फील्ड चेंज कर ली। हाँ हाँ। तो पहली रीज़न तो ये था कि पब्लिक हेल्थ, वैसे जब आप डेंटल स्कूल में या मेडिकल स्कूल में आते हैं तो आपको ये पता नहीं होता कि पब्लिक हेल्थ होता क्या है, बिकॉज़ आप बहुत कॉन्सन्ट्रेटेड स्टडी कर रहे होते हैं, आप ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, फिर जो भी आपकी स्पेशल फील्ड होती है आप उससे रिलेटेड पढ़ते हैं। हम्म, लेकिन एक हमारा 3rd ईयर में कोर्स था कम्युनिटी डेंटिस्ट्री करके। हम्म, तो उसमें उन्होंने हमें कम्युनिटी के बारे में बताया कि किस तरह कम्युनिटी हेल्थ होती है, और उससे मुझे एक बहुत अच्छी अप्रोच मिली हेल्थ की कि इट्स नॉट अबाउट द इंडिविजुअल बट यू कैन आल्सो फोकस ऑन द कम्युनिटी। तो वन ऑफ द एग्जांपल्स वाज वाटर फ्लोरिडेशन, जिसमें यह कि जो डेंटल केरीज होता है या कैविटीज़ होती हैं, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए पानी में फ्लोराइड का लेवल ज़्यादा कर दिया। तो अब लोगों को कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं करना पड़ रहा था कि हमें हेल्दी रहना है। वो तो पानी पी रहे थे, लेकिन अब जो उनका डिफ़ॉल्ट डिसीजन था वो खुद हेल्दी हो गया। तो हम्म, उसकी वजह से इट हेल्प्ड देयर हेल्थ ओवरऑल। सो हम्म, दैट वाज़ वन वेरी डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट हेल्थ। तो मेरा इंटरेस्ट उसमें बढ़ना शुरू हुआ। फिर उसमें वो हमें रिसर्च के बारे में बताया कि रिसर्च कैसे करते हैं। आई रेड अ लॉट ऑफ रिसर्च पेपर्स, सो आई गॉट रियली इंटरेस्टेड इन पब्लिक हेल्थ। फिर उसको और कंपाउंड किया मेरे हाउस जॉब एक्सपीरियंस में। जब मैं हाउस जॉब में आई, तो बिकॉज आई वर्कड एट डाउ डेंटल हॉस्पिटल, तो दैट इज़ अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो वहाँ आते हैं दे आर फ्रॉम लो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स। तो नाउ दे यूज्ड टू कम विद डेंटल केरीज, और जब हम उनकी हिस्ट्री लेते थे तो पता चलता था या तो वो टूथब्रश यूज़ नहीं करते थे, उनको करने नहीं आता था, पता नहीं था। तो उससे एक चीज़ रियलाइज़ की कि हम जो है वो बहुत रिएक्टिव हेल्थ सिस्टम है। मतलब जब चीज़ हो जाती है उसके बाद रिएक्ट करते हैं, बट वी शुड बी प्रोएक्टिव। अगर हम वो अपस्ट्रीम मेजर्स पे काम करें, अगर हम उनको एजुकेट करते हैं कि भाई टूथब्रश होता है, उसको किस तरह आप प्रॉपर वे ऑफ टूथ ब्रशिंग होती है, ओरल हाइजीन का कैसे ख्याल रखते हैं, तो शायद वो हमारे ओपीडी में बहुत कम पेशेंट्स आते हैं कि जिनको एक्चुअल ओरल हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हम्म, उससे ये रियलाइज़ किया कि ये सिर्फ ओरल हेल्थ में नहीं है, ये हमारा प्रॉपर पूरा हेल्थ प्रॉब्लम ही ये है कि जब डायबिटीज़ या शुगर बढ़ जाती है, उसके बाद फिर डाइट का ख़्याल रख रहे होते हैं या एक्सरसाइज़ कर रहे होते हैं। अगर यही चीज़ हम उससे पहले कर रहे होते तो फिर हमारी ज़िंदगी में शायद ये डिज़ीज़ेज़ इतनी ज़्यादा हमें पाकिस्तान में नहीं दिखती। हम्म, तो ये चीज़ें जो है उसकी वजह से आई रियली वांटेड टू फोकस ऑन पब्लिक हेल्थ। और हम्म, फाइनली जब मैं आफ्टर माय हाउस जॉब आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर जॉब्स हम्म, एज़ अ डेंटिस्ट। तो हम्म, जॉब मार्केट बहुत ख़राब थी। मतलब आफ्टर डूइंग सच एन एक्सपेंसिव डिग्री, मुझे जो जॉब्स मिल रही थी दे वर पेइंग लाइक 10,000 अ मंथ, जिसमें आपके 8,000 रुपए तो ट्रांसपोर्ट पे ही गुज़र जाएँगे। तो व्हाट आर यू अर्निंग? यू आर अर्निंग नथिंग। तो उस पे फिर ये रियलाइज़ होता है कि डेंटिस्ट्री इज़ probably a first world profession, not for the developing country. हाँ। तो या ये रीज़न्स थे मेरे। तो हम पाकिस्तान में भी बेहतर कर सकते हैं। आपका ख्याल है कि हम पाकिस्तान में यहाँ पर जो कुछ देखा है उसको उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल।
मेरा ये दूसरा सवाल आपसे ये था कि मेरा अपना एक हाइपोथेसिस है कि अगर आपने यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल की हुई हो 16-17 साल, जैसे कि डॉक्टर्स जो हैं वो यूजुअली 17 साल पढ़ते हैं, पीडीएस हो या फॉर्म डी हो या फिजिकल थेरेपी हो, वो 17 साल पढ़ते हैं। और जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक जो बीएस करते हैं वो 16 साल पढ़ते हैं। तो उसके बाद अगर वो जीआरई और टोफल की तैयारी करें और यहाँ पर अमेरिका में वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने ये देखा है कि इंडिया से 1.5 लाख स्टूडेंट हर हर साल आता है, और चाइना से तकरीबन 3 लाख स्टूडेंट आते हैं, और अमेरिका से सॉरी पाकिस्तान से सिर्फ 7,000 स्टूडेंट आते हैं। तो वो ऐसा क्यों है कि हमारे पास स्टूडेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पर अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में नहीं आ पाते? तो मेरा सिर्फ अपना ये ख्याल है कि उनको राइट एक्सपोजर नहीं मिलता है, उनको राइट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, और वो समझते हैं कि जीआरई और टॉफल को बहुत बड़ी मुश्किल चीज़ें हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है इस हवाले से, और आप मेरे इस हाइपोथेसिस से मुत्तफिक हैं या नहीं है? आप मेरी प्रोफाइल ही डिस्क्राइब कर रहे हैं। वही जीआरई, टोफल दिया मैंने और अप्लाई किया और मिल गई स्कॉलरशिप। तो हम्म। बिल्कुल मोस्ट पीपल मेरे ख़्याल से इसलिए अप्लाई नहीं करते कि वो सोचते हैं कि स्कॉलरशिप बहुत बड़ी चीज़ है और इतने सारे लोग अप्लाई करते हैं तो हमारा नंबर क्यों आएगा? तो इस तरह ये बहुत डेंजरस थिंकिंग प्रोसेस है, इस तरह नहीं सोचना चाहिए लोगों को। हर किसी को अप्लाई करना चाहिए। और आप जो कह रहे हैं कि जीआरई, टोफल वग़ैरह इन्फॉर्मेशन नहीं है लोगों के पास, ये बिल्कुल सही कहा आपने। जब हम्म। मैं भी अप्लाई कर रही थी तो बिल्कुल लग रहा था कि कोई एम्प्टी फील्ड है, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन कहीं से भी नहीं मिल रही थी। हम्म। तो खुद इंटरनेट पे सर्च किया, हाथ-पाँव मारे, हम्म। लोगों से कॉन्टैक्ट किया, उस पे ही होता है फिर। उसके अलावा तो आप बैठे-बिठाए कुछ नहीं मिलता। तो आपने जब लोगों से कांटेक्ट किया तो किसी बंदे ने आपको, आप सबसे पहले जब हम किसी को कांटेक्ट करते हैं तो वो क्या चीज़ चेक करता है हमारे अंदर? योर वे ऑफ टॉकिंग प्रोबेबली, व्हाट हैव यू रिटन, उसमें क्या कोई एरर्स हैं, और टाइम। मुझे आप यकीन करें रात के 1 बजे मैसेज आते हैं, जी फुलब्राइट के बारे में बता दें। अब ये कोई टाइम नहीं है पूछने का। तो हाँ। एक वर्किंग आवर्स में आप उनको मैसेज करें, आपकी टोन पोलाइट होनी चाहिए, रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स एक एक तरह से आप उनसे रिक्वेस्ट करें तो एक ऑप्शन भी होना चाहिए उनके पास कि अगर वो आपको हेल्प नहीं करना चाह रहे, तो मैं तो हमेशा एक लाइन में लिख देती थी कि इफ़ यू आर बिज़ी आई अंडरस्टैंड एंड आई वोंट गेट ऑफेंडेड। तो उनको भी होता है कि कोई, इट्स नॉट कंपल्सरी और ऑब्लिगेटरी फॉर देम टू रिप्लाई टू यू। या तो आई मीन आप मुत्तफिक हैं कि इस बात से? तो हमारे यहाँ जो बहुत सारे डेंटल सर्जन्स हैं, स्पेशली फार्मासिस्ट कम्युनिटी है, फिजिकल थेरेपी कम्युनिटी है, और वहाँ पर इतनी पेइंग जॉब्स नहीं है, तो उनके लिए मेरा ख्याल से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये भी है कि वो सिर्फ जीआरई और टॉफल दें और एक दफ़ा अमेरिका का 2 साल का एक्सपीरियंस लें। उस एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ बदल जाता है। आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया अगर आप 2017 की नरगिस फ़ातिमा को देखती हैं और अब 2021 की नरगिस फ़ातिमा को देखती हैं, तो आपकी जो ग्रूमिंग हुई इन 2 सालों में, और वो भी सरकार के खाते पे, आपका जी, पर्सनल खर्चा नहीं लगा। शायद उससे पहले तालीम पर आपने काफ़ी ज़्यादा खर्चा किया होगा, लेकिन बिल्कुल। उसके बाद तालीम पर इतना खर्चा नहीं हुआ, लेकिन आपको एक्सपोज़र बहुत मिला। तो आपको क्या-क्या ग्रूमिंग हुई आपकी? सबसे पहले कॉन्फिडेंस अपनी स्किल्स में, और आप अपनी जो लर्निंग है उसके अंदर हुँ, हुँ। कॉन्फिडेंस। एंड सेकंड थिंग इज़ क्रिटिकल थिंकिंग। हुँ, हुँ। जो मेरी पुरानी एजुकेशन है, जो जैसे मेरी बैचलर्स की डिग्री थी पाकिस्तान से, हुँ, हुँ। उसमें रट्टा था। हुँ, बस हुँ। रट्टा कर लिया, आपने दे दिया, एग्ज़ाम क्लियर करने की नियत से पढ़ा जाता था। हुँ, हुँ। बट हियर इट वाज़ वेरी डिफरेंट। यहाँ पे मैंने बहुत शौक से पढ़ा है और पढ़ाई के लिए पढ़ा है, हुँ, हुँ। एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं पढ़ा। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस मैंने अपने अंदर नोटिस किया था। हुँ, हुँ। और एज़ अ ह्यूमन बीइंग वहाँ पर मैं समझता हूँ कि हम ज़्यादा सेठ होते हैं। अम्मा खाना बना कर दे देती है, सारा कुछ घर पे मिल रहा होता है। यहाँ पर आकर हम इंडिपेंडेंट होते हैं, हमें पता चलता है दुनिया कैसे चल रही है, और हार्ड रियलिटीज़ का पता चलता है कि यहाँ पर इट्स कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, नो वन इज़ गोइंग टू गिव यू टाइम अनलेस यू गिव समथिंग टू देम। तो बिल्कुल। आपका क्या ख़्याल है इन ऑब्जर्वेशंस के बारे में? आपको क्या कैसी ग्रूमिंग हुई आपकी? मेरे अंदाज़े से हर किसी को कम से कम 2 साल बाहर अपने अम्मा-अब्बा के बगैर गुज़ारने चाहिए। उसमें काफ़ी आपको पता चल जाता है और आप अपने पेरेंट्स को एक अलग तरीके से एप्रिशिएट करना शुरू करते हैं, जो आपने अपनी पाकिस्तान में रहते हुए आप नहीं करते। ये हुँ, मैंने वाक़ई में एक बात रियलाइज़ की है। हुँ, तो हुँ। मतलब हमारे यहाँ वहाँ पर 18 साल का बच्चा जो होता है वो तो अभी खेलने कूदने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर या इवन मैंने ये भी देखा है कि 25 साल का बच्चा जो होता है वो भी पेट्रोल के लिए पैसे जो है अम्मा अब्बा से ले रहा होता है।
तो यहाँ बिल्कुल। पर तो 18 साल का जो बच्चा है, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होता है, वो स्टूडेंट लोन लेके पढ़ रहा होता है और अ, वो जॉब्स कर रहा होता है और साथ में स्टडी भी कर रहा होता है। तो आपका क्या ख्याल है? आपको आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा यूनिवर्सिटी ऑफ केंटकी के जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे या अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स थे, आपने उनको कैसा पाया इन टर्म्स ऑफ देयर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस? वो अपना ब जैसे हमारे यहाँ आई वुड से पेरेंट्स डिफाइन चिल्ड्रन, लेकिन वो एक अपना खुद इंडिविजुअल लोग थे। वो अपनी ज़िंदगी खुद गुज़ारते थे, किस तरह टाइम मैनेज करना है, किस तरह पढ़ना है। कुछ लोग ऐसे भी थे मेरी क्लास में जो 2 जॉब्स कर रहे थे, दे वर आल्सो स्टडीइंग फुल टाइम। Mhm. सो इट्स ऑल And you were अबाउट हाउ feeling and you जी, were feeling lucky. Sorry to cut you, but you were feeling lucky that you were having free ride and but they were working very hard. जी, वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने भी यहाँ पे आके फिर टीएशिप की क्योंकि एक्स्ट्रा Okay, स्टाइपेंड मिल रहा था मुझे और इट वाज़ आल्सो गुड एक्सपीरियंस फॉर मी एज़ वेल। जबरदस्त। और आगे मेरा एक सवाल है, एक चुभता हुआ सवाल है। अब पता नहीं आप कंफर्टेबल होंगी कि नहीं। यहाँ पर मैंने देखा है कि आपने लाहौर अपने कराची में भी वक़्त गुज़ारा। अपनी इब्तिदाई जो वक़्त है वो आपने कराची में गुज़ारा और वहाँ पर जो हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियाँ हैं उनको बहुत अजीब तरीके से ट्रीट किया जाता है। मैंने लेकिन यहाँ पर देखा कि 7-Eleven पे या वॉलमार्ट पे 3 बजे रात को चले जाओगे तब भी खातून जो है वो वहाँ पर काम कर रही होती है। मैंने यहाँ पर देखा कि रात को 2 बजे भी खातून जो है वो जॉगिंग कर रही होती है सड़क के ऊपर और उसको कोई कोई तंग करने की मतलब जुर्अत भी नहीं कर सकता है। तो ये जो कल्चरल डिफरेंस आपने देखा, ये क्या था? अगर आप एक्सप्लेन करेंगी? बिल्कुल, मतलब यहाँ आके आपको सबसे पहले किसी चीज़ का डर नहीं होता। मतलब हुँ, ठीक है, एक पर्सनल सेफ्टी होती है आपकी, लेकिन उसके अलावा अगर आप बाहर जाएँ तो आपको ये नहीं होता कि कुछ हो जाएगा, गन पॉइंट पे कुछ छिन जाएगा मेरा या एक एक बहुत सेफ एनवायरनमेंट है, लोग बहुत फ्रेंडली अगर आप गुज़र रहे होते हैं, स्माइल करते हैं, आपको हेलो नॉड करके चले जाएँगे। अगर पाकिस्तान में यही करा जाए तो वो तो इतना कोई अजीब समझेंगे कि आप उनको मुस्कुरा के देख रहे हैं तो भई पता नहीं कोई मसला है फिर। तो हुँ, यहाँ पे कॉमन मैनर्स हैं। अब जैसे जब मैं यहाँ पे आ रही थी तो मुझे एक ये था कि मैं स्कार्फ़ पहनती हूँ। हुँ, हुँ, तो उसका मुझे ये था कि क्या कोई रेसिज़्म या कुछ इस तरह की चीज़ मुझे डिस्क्रिमिनेशन या एनीथिंग लाइक दैट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। कुछ भी ऐसा मुझे फ़ील नहीं हुआ। हालाँकि मैं अपने मुल्क में अगर पाकिस्तान में इस चीज़ पे तो नहीं होता लेकिन मेरे जेंडर पे शायद मुझे डिस्क्रिमिनेशन फ़ेस करनी पड़ती है। तो सेफ्टी के हवाले से बिल्कुल सेफ़र एनवायरनमेंट एंड आई फेल्ट मोर कॉन्फिडेंट गोइंग आउट मुझे किसी चीज़ का डर नहीं था, मेरा फ़ोन मेरे हाथ में होता था। बस गुज़र गए क्या करें? तो मतलब आप अपनी जो हमारी जो बच्चियाँ हैं जो पढ़ रही हैं अभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 16 साल की हैं, 16-17 साल की तालीम हासिल कर ली है और वो घबराती हैं डिसीज़न लेने से कि शायद हम अमेरिका जाएँगे तो पता नहीं क्या होगा, बहुत मुश्किल काम है। तो और ये बहुत करेज वाला डिसीज़न था आपका। आपने सोचा कि मैंने गिवन सर्कमस्टेंसेस के अंदर मेरे पास बेस्ट ऑप्शन यही है कि मैं अमेरिका जाऊँ और वहाँ पर एक तालीम हासिल करूँ। तो आप उनको क्या मशवरा देंगी? उनको क्या कैसे आप कहेंगी कि आपको आपके नक्शे कदम पर कैसे चल सकती हैं वो? सबसे पहले तो डरें नहीं क्योंकि आपको नहीं पता ज़िंदगी में आगे क्या होना है और अगर आपने कोई डिसीज़न लेना है, तो उसके प्रोज़ एंड कॉन्स वेइ करें सबसे पहले। अगर आपका एक्सपोज़र नहीं है किसी चीज़ पे, तो सर्च करें, देखें किस तरह चीज़ें वहाँ होती हैं। सिर्फ़ अननोन में रहकर डरना कि अगर हम वहाँ चले जाएँगे तो क्या होगा, उससे कुछ नहीं होगा। जो लोग जा चुके हैं उनसे कॉन्टैक्ट करें, उनसे पूछें उनका एक्सपीरियंस कैसा था। जैसे आप ये वीडियोज़ बना रहे हैं, तो इसमें हम लोग अपने एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहे हैं। या तो उससे ये बहुत एक कहते हैं ना हौसला अफ़ज़ाई होती है, लोगों की हुँ, एनकरेजमेंट होता है। हुँ, सो हुँ, मेकिंग अ डिसीज़न इज़ हार्ड वो आई अंडरस्टैंड लेकिन हुँ। उसपे यही है कि आप देखें कि कुछ आप अपनी शायद कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकल रहे हैं, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है, तो ये तो आपका है। क्या ख़्याल है कि क्या-क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं यहाँ से मास्टर्स और पीएचडी करने के अमेरिका से? और वो भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी यहाँ पर होते हैं जो कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स पे होते हैं। वो फुलब्राइट के ज़रिए से नहीं आते हैं। जी। तो आपका क्या ख़्याल है, क्या बेनिफिट्स हैं यहाँ से अमेरिका से मास्टर्स और पीएचडी करने के? तो सबसे पहले तो ये कि डिग्री है ये, एक हुँ, पूरी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड डिग्री है आपकी। हुँ, हुँ, दूसरा ये कि यहाँ पे एनवायरनमेंट द एकेडमिक एनवायरनमेंट जो है वो बहुत डिफरेंट है। जब आप यहाँ आएँगे आप अपने प्रोफ़ेसर्स
के थ्रू काम करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ करते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी लिमिटेशंस आपको पता चल जाती है कि ये हमारी नॉलेज लिमिटेशंस हैं, एंड देन यू कैन आस्क क्वेश्चंस एंड ग्रो इन इट। दूसरा, कम्युनिटी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। जैसे अभी मैंने ग्रेजुएट किया, सो आई एम ऑलरेडी पार्ट ऑफ द एलुमनाई काउंसिल। वो मुझे गाइड करेंगे, सीवी हो गई आपकी, इंटरव्यू प्रोसेस हो गया, दे विल गाइड यू थ्रू एवरीथिंग। सो एंड अगेन, एक और जो बात मैंने पहले कही थी, क्रिटिकल थिंकिंग, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट आपकी ज़िंदगी में एक चीज़ आ जाती है कि अगर आपने कुछ एजुकेशन ली है या आपने कोई चीज़ नई लर्न की है, तो उस कॉन्सेप्ट को किस तरह हम अप्लाई करके अपनी नॉलेज सिंथेसाइज कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जो एजुकेशन में होना चाहिए, लेकिन मैंने अपनी जो बैचलर्स की एजुकेशन थी उसमें ये नहीं पाया था। यहाँ पर प्रोफेसर्स क्या देख रहे होते हैं स्टूडेंट्स के अंदर जो कि जिनको वो एक्सेप्ट करते हैं अपनी लैब्स के अंदर या अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर? सबसे पहले तो यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट योर टॉपिक। जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं उसमें आपका पैशन होना चाहिए। दूसरा ये कि प्रोफेशनलिज्म वेरी इंपॉर्टेंट, आप पंक्चुअल हैं टाइम पे, आप किस तरह अपनी ईमेल्स लिख रहे हैं, कोई ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। और एक और चीज़ होती है, हियर आई हैव नोटिस कि ये बहुत अप्रिशिएट करते हैं इफ़ यू आस्क क्वेश्चंस। अगर आप क्वेश्चंस नहीं पूछते तो उनको लगता है कि आइदर यू आर नॉट इंटरेस्टेड और आपका कोई अजीब ही एटीट्यूड है। सो आई आस्क्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस हियर एंड दे रियली लाइक आंसरिंग देम। मतलब मुझे कभी-कभार ये होता था कि ये क्वेश्चन मैं पूछ तो रही हूँ बट इट साउंड्स लाइक सच अ डम्ब क्वेश्चन, लेकिन उनका यही होता था कि देयर इज़ नो क्वेश्चन सच एज़ अ डम्ब क्वेश्चन, जस्ट आस्क व्हाट यू डोंट नो। सो दिस इज़ समथिंग आई रियली अप्रिशिएटेड Yeah, अबाउट। and that I remember from my Fulbright orientations in Pakistan and as well as here. तो मुझे तो ये जुमला इतना कान में सुना, आस्क आस्क आस्क, इफ यू डोंट आस्क यू विल नॉट गेट। सो यहाँ लेकिन हमारे पाकिस्तान में स्टूडेंट्स को शायद डराया जाता है सवाल पूछने से कि आपने सवाल पूछना ही नहीं है या सवाल मैं पूछेंगे तो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस था पाक जैसे अगर क्लास हो रही है, उसमें कोई क्वेश्चन पूछ लिया, हम्म, अगर आपने हाथ उठा के जवाब दिया, आपका जवाब गलत है, तो हम्म, पाकिस्तान में तो वो आपका दिल ना बेचारा यूँ हो जाता है कि अब क्या होगा, गलत जवाब दे दिया, तो वो एक तरह से बेइज़्ज़ती होती है आपकी। हाँ, हाँ, यहाँ पे अगर आपने हाथ उठा के गलत भी जवाब दे दिया, तो वो एक तरह से उसको क्रिटिकली आपको वो बोलेंगे आप सोचें आपने जवाब क्यों दिया, and they will appreciate that you attempted to answer that, but then they will lead you towards the right answer। मतलब इसमें कोई criticism नहीं है नेगेटिव। तो ये एक बहुत मुझे 3 साल हो गए अमेरिका में, लेकिन मुझे कभी भी किसी प्रोफेसर ने बेइज्जती नहीं की। मैं गलत हल्का फुल्का काम भी मतलब कोई ऐसा उल्टा पुल्टा काम करके भी उनको दे देता तो वो कहते हैं वेरी गुड एक्सीलेंट आई अप्रिशिएट इट। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस? बिल्कुल इसी तरह अप्रिसिएशन इज़ वाक़ई में की मतलब ठीक है, अगर आपने एक काम करके दिया, उनको उन्होंने अप्रिशिएट किया, सो नेक्स्ट टाइम यू डू बेटर बिकॉज़ यू नो कि दैट थिंग वुड बी अप्रिशिएटेड। आपको शौक होता है, आपका दिल चाहता है कि आप मेहनत करें। तो कौन-कौन सी सलाहियतें ऐसी हैं जो कि इंसान को पाकिस्तान में 220 मिलियन की आबादी है और मेरा जो स्टैटिस्टिक्स मैंने देखे हैं वो तकरीबन 5 या 6 मिलियन स्टूडेंट जो हैं इस वक़्त यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, टर्शियरी एजुकेशन ले रहे हैं। जो कि काफ़ी नंबर बहुत बड़ा नंबर बन जाता है। तो उन स्टूडेंट्स को किस तरह से क्या उनके लिए क्या पॉसिबिलिटी है? जैसे अगर मैं जैसे अभी पीछे थोड़ी देर पहले बात की कि चाइना और इंडिया से इतना स्टूडेंट आ सकता है, तो क्या इनके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो स्टूडेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं बिल्कुल, यूनिवर्सिटी के अंदर? क्योंकि जब इंडिया यूनिवर्सिटीज़ और बहुत ज़्यादा चाइना हैं। से तो फिर पाकिस्तान से क्यों नहीं? सॉरी? अगर इंडिया और चाइना से आ सकता है, तो पाकिस्तान से क्यों नहीं? यस, तो हम आ सकते हैं पाकिस्तान से। क्या बिल्कुल, देखिए जितने ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे उतना कॉम्पिटिटिव होगा, हुँ, हुँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे लोग कोई चाइना या इंडिया के लोगों से कम हैं। हुँ, हुँ। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। जब आप अमेरिका आई होंगी तो बहुत सारे लोगों ने आपको अप्रोच किया होगा, आपको सोचा होगा कि अगर ये नर्गिस जा सकती है तो मैं क्यों नहीं जा सकती? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको ईमेल करते होंगे रोज़ ही या मैसेज करते होंगे, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर देते होंगे या मैसेंजर पे मैसेज करते होंगे आपके साथ कनेक्ट करने और वो सोच रहे होंगे कि शायद ये नर्गिस के पास कोई ऐसी चीज़ है कि वो उनको अमेरिका पाकिस्तान से उठाकर अमेरिका ला सकती है। ऐसा तो मेरा नहीं ख्याल कि होता है। एक प्रोसेस है जिसमें आपने 2 साल गुज़ारे, आपने पूरे 2 साल मेहनत की और फिर 2 साल उस प्रोसेस में से गुज़री, आपने जीआरई लिया, आपने टॉफ़ल किया, पर्सनल स्टेटमेंट्स लिखी, प्रोफ़ेसर्स के साथ मिले और रात को 2-2 बजे तक जागती रहीं और आपने ये काम किया। तो
आप वो जो स्टूडेंट्स आपको अप्रोच करते हैं, नॉन सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं, तो आपको फिर क्या क्या उनको क्या मशवरा देंगी कि भई ऐसा क्या मतलब ज़िंदगी ऐसे चलती है कि क्या कोई नॉन सीरियस बंदा ऐसे मज़ा लेने के लिए कह दे, "अच्छा तो तू चली गई है, तो मुझे भी बता दे कि मैं भी चला जाऊँ।" नॉन सीरियस तो ख़ैर मैं जिस तरह जज करती हूँ नॉन सीरियस, जैसा मुझे मैसेज आ जाता है, प्लीज़ टेल अबाउट फुलब्राइट स्कॉलरशिप। अब थोड़ा तो ग्राउंड वर्क कर लो, खुद थोड़ी-सी रिसर्च कर लें आप फुलब्राइट के बारे में, जीआरई के बारे में। आई डोंट माइंड आंसरिंग स्पेसिफिक क्वेश्चन्स। मुझसे जनरल क्वेश्चन्स नहीं पूछो कि अप्लाई कैसे करना है? भई वेबसाइट पे जाओ सब लिखा हुआ है, खुद तो मेहनत करो थोड़ी, तो फिर हाँ, हम हाँ। बताएँगे क्या करना है आगे। हाँ, हाँ। ये जो ग्राउंड जो जो चाहते हैं ना कि बस पका-पकाया हलवा आप लाके दे दें, आप उनको सीवी और पर्सनल स्टेटमेंट सब खुद लिख के दे दें, वो नहीं हो सकता। हुँ, हुँ। तो अगर अगर आपको कोई सीरियस स्टूडेंट जिसने पहले से ग्राउंड वर्क किया हुआ हो और वो आपको अप्रोच करे, तो आप उसकी हेल्प करेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं कर चुकी हूँ बहुत लोगों की हेल्प इस तरह, तो उससे मुझे कोई वो नहीं है। मुझे ये पता था जब मैं अप्लाई कर रही थी उस वक़्त मेरे पास बहुत कम गाइडेंस थी। तो मुझे पता है कि वो फीलिंग क्या होती है जिसके थ्रू मैंने गुज़र के ये किया है। तो आई डोंट वांट एनीवन एल्स टू एक्सपीरियंस दैट, सो नो। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सो मच। तो नरगिस आपका आगे का क्या प्लान है? मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ करने के बाद आपको यहाँ पर पब्लिक हेल्थ का पता चला कि यहाँ पर हेल्थ को किस तरह से ये लोग देख रहे होते हैं और पाकिस्तान में हेल्थ को हम किस तरह से देख रहे होते हैं। तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है? अभी जैसे फुलब्राइट की ब इसमें ये होता है कि 2 साल पाकिस्तान में काम करना है, तो उसमें आई एम करंटली लुकिंग एट अ लॉट ऑफ एनजीओज़ जो इन्फेक्शियस डिज़ीज़ेज़ में काम कर रही हैं, स्पेशली वैक्सिनेशंस में। मेरा इंटरेस्ट जो है वो वैक्सीन्स में है, स्पेशली अब क्योंकि कोविड भी आ चुका है, तो ऐसे बहुत सारे वैक्सीन प्रोग्राम्स हैं डब्ल्यूएचओ की तरफ से या यूनिसेफ की तरफ से, जिसमें ये अभी काम कर रहे हैं और मेरी जो मेजर कंसंट्रेशन है वो है हेल्थ बिहेवियर। हुँ, हुँ। तो ये बिल्कुल वैक्सीन्स से रिलेटेड है कि लोग जो होते हैं वो मना कर देते हैं कि हमें वैक्सीन नहीं लगवाना, जैसे पोलियो के काफ़ी मसले होते हैं। हुँ, हुँ। तो अंडरस्टैंडिंग कि व्हाई दे आर रिफ्यूजिंग एंड देन डिज़ाइनिंग अ प्रोग्राम जो उनके लिए बेटर हो, जिसको वो एक्सेप्ट करें और फिर वैक्सीन्स का काम करना, ये मेरा इंशाल्लाह फ्यूचर प्लान है टू आप वर्क किताबें पढ़ती हैं? बहुत शौक से। वेरी गुड। क्योंकि मैंने देखा कि फुलब्राइटर्स जितने भी आए हैं, वो बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं और हमारे यहाँ तो घर में सिवाय 1 या 2 किताबों के या कोर्स की टेक्स्ट बुक्स के अलावा कोई किताब ही नहीं होती। तो नहीं, आप क्या मशवरा देंगी जो यंगर स्टूडेंट्स हैं, जो कि बीडीएस कर रहे हैं, फार्म-डी कर रहे हैं, फिजिकल थेरेपी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो उनको कोर्स से हटकर भी कोई किताब पढ़नी चाहिए? बिल्कुल पढ़नी चाहिए मतलब नॉन फ़िक्शन मेरा जो इंटरेस्ट है वो फ़िक्शनल बुक्स में। मैं फैंटेसी, फ़िक्शन बहुत शौक से पढ़ती हूँ। लेकिन मुझे ये पता है कि मेरी रीडिंग की वज़ह से मेरी इंग्लिश लैंग्वेज, मेरी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन बहुत पॉलिश्ड हुई है जस्ट बिकॉज़ ऑफ रीडिंग बुक्स। बट आफ्टर आई केम हियर यहाँ जो प्रोफ़ेसर्स हैं वो बहुत सारी नॉन फ़िक्शनल बुक्स रिकमेंड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आगे नॉन फ़िक्शनल भी पढ़ना शुरू की एंड आई नेवर न्यू दे कुड बी दैट इंटरेस्टिंग टू बी ऑनेस्ट मतलब कैन यू मेरा रिकमेंड 2-3 बुक्स दैट आर वर्थ रीडिंग? जो हमारे अभी इसमें थी, जो मैंने अभी इस सेमेस्टर पढ़ी, they were not course books, but they were like recommended non-fictional reads. One of them was The New Jim Crow. So it was न्यू जेम? about The New Jim Crow. न्यू जिम क्रो, Yeah. ओके। Second was Whistling Vivaldi. व्हिstलिंग द Whistling Vivaldi. व्हिstलिंग द वेल्डिंग, Mhm. ओके। And the third book was The Tipping Point. ये public health के उससे तो बहुत अच्छी book है. टिपिंग पॉइंट इज़ वेरी गुड बुक। आई आई हर्ड ऑफ इट। और आप किंडल की सब्सक्रिप्शन भी ली हुई है आपने? नहीं, ओके। तो आप कैसे किताबें कैसे पढ़ती हो? मैं थोड़े ग्रे एरिया में जाके डाउनलोड कर लेती हूँ, लिबजेन वगैरह के जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उनसे। ओके, ज़बरदस्त। तो पाकिस्तान में आपको किस तरह की सपोर्ट चाहिए होगी? आपको अगर वो सपोर्ट पाकिस्तान में मिले, तो आप पाकिस्तान के लिए ज़्यादा रिसोर्सफुल हो सकती हैं। गवर्नमेंट लेवल क्योंकि जो भी हम पब्लिक हेल्थ के बारे में अब तक जितना पढ़ा है वो यही है कि पॉलिसी चेंज एनवायरमेंटल चेंज के बगैर काफ़ी मुश्किल है। आप हेल्थ बिहेवियर तो चेंज कर सकते हैं लेकिन अगर लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है, उनका एनवायरनमेंट वैसा नहीं है, तो वो उन चीज़ों पे जैसे अगर फॉर एग्जांपल ईटिंग हेल्दी हो गया, आपने उनको एजुकेट कर दिया, उनका बिहेवियर चेंज कर दिया। अगर उनके पास एक्सेस ही नहीं है, तो वो कैसे फॉलो करेंगे ये चीज़ें? हुँ, हुँ। तो मोस्टली इट्स अबाउट पॉलिसी मेकिंग तो हुँ, हुँ। स्पेशली अगर हेल्थ पॉलिसीज़ हैं, क्या काम हो रहा है उन पे, हुँ, हुँ। यहाँ पे मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट डेफ़िनिटली है। अगर आपको कनेक्ट कर दिया जाए पाकिस्तान के हेल्थ मिनिस्टर के साथ, तो
आप उनको क्या प्रपोजल देंगी कि वो ये काम करें, और क्या आप किस तरीके से उनके साथ कनेक्ट करेंगे? किस तरीके से कनेक्ट करेंगे? वो तो कॉन्टैक्ट्स ही देखने पड़ेंगे, अगर कोई आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं जिनके थ्रू आप रीच कर सकते हैं उनको, क्योंकि हाँ, मेरा कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ में। मुझे नहीं पता कि हम अपने ऑफिशियल्स को कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या उनसे कैसे मीटिंग कर सकते हैं। आई डोंट नो दैट, दैट इज़ समथिंग आई नीड टू लर्न। सो I can help you in that. ओह दैट्स ग्रेट। Yeah. So I mean, what I mean that as I approached you, so the LinkedIn and the LinkedIn and the I mean email are the very good sources for communicating and sending them your message. Uh, Although they are not available, they are not widely accessible, but they are accessible through LinkedIn. And then there are like second, third degree. I heard somewhere that whole world is connected to 6 degree connections. ये मैंने भी कहीं सुना था, शायद फुलब्राइट के उस पे था ये Yeah. So whole सेमिनार। world is connected at 6 degree connection. Six जी। degree connections. I know I am connected to Joe Biden at 6 degree connection. So या I know someone who knows someone who knows someone who knows someone who knows Joe Biden, right? So 6 degree connection. Now, for instance, I am your first connection at this moment, but now my all connections are your second connection, बिल्कुल। right? And if you are connected to me on LinkedIn, you uh, you uh, you search my connections. For example, I connected to Carl Mehta, who is the CEO of the edX. Sorry, not edX, it's ODX or something, like, yeah. So but it takes time, and people actually wants to look what you have done, rather than okay, I want to meet you. The first question, even if someone asks me or even someone asks you, I want to meet you, your first question will be why, या right? बिल्कुल। And if I don't have any solid reason to meet, they will say, sorry, I don't have time. सही। Yeah, I will try my best to connect you with some of the good people that I know, and I am really thankful to you for coming up and showing that if you can do, if Narjas Fatma doing BDS can come to United States on a free ride, and it is the biggest blessing. अगर आप इज देखो कि यहाँ का जो मास्टर का स्टूडेंट होता है वो कितनी फीस पे करता है, मतलब जस्ट एस्टिमेट। वो तो आप फिर वो उस पे डिपेंड करते हैं। इंटरनेशनल्स को तो वो वैसे ही ज़्यादा चार्ज करते हैं एज़ कंपैरेटिव टू देयर लोकल्स। वैसे जो लोकल्स हैं उनको कितना पे करना पड़ता होगा 4000 5000 per semester, पर सेमेस्टर, per year, पर yeah. पर ईयर? तो आई मीन दे पे अ लॉट ऑफ मनी, एंड यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा लोन भी लेकर पढ़े होते हैं। जी, तो हमारे पास तो अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए, तो सिर्फ हमें जीआरई और टॉफल के ऊपर अगर हम अच्छा काम कर लें तो हम यहाँ पर आ सकते हैं। और अगर नर्गिस जैसे पाकिस्तान में 1 लाख भी बंदे पैदा हो गए तो पाकिस्तान को ठीक कर देंगे। लाइक अगर मैं आ गई तो कोई भी आ सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। या और आपको लोग अप्रोच कर सकते हैं। मैं आपका ईमेल जो सोशल मीडिया का हैंडल्स हैं और वो मैं इस वीडियो के साथ अपलोड कर दूंगा। तो आप ये वीडियो अगर आपको मतलब आप भी इसको शेयर कीजिए, और मैं रेकमेंड करूंगा जो भी देख रहे हैं और उनको कुछ सीखने को मिला है, कुछ हौसला मिला है कि वो कर सकते हैं, तो वो ज़रूर करें। आप अपनी ज़िंदगी की जब तक जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, कोई भी बंदा आपकी ज़िंदगी की जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू। जुड़िए रहिए। फिर मिलते हैं किसी और अच्छी शख्सियत के साथ। नरगिस तो बहुत अच्छी हैं, इनके अलावा भी दुनिया में ये समझता हूँ कि हाँ, अमेरिका में बहुत सारे ऐसे बड़े लोग बैठे हैं, पाकिस्तान में नहीं। मैं अक्सर कहता हूँ कि अमेरिका में अगर हम काउंट करेंगे तो हमें 340 मिलियन की आबादी में कम से कम 30 मिलियन या 40 मिलियन ऐसे लोग मिल जाएंगे जो काम के होंगे, और बिल्कुल, पाकिस्तान में 220 मिलियन की आबादी में हमें काम के शायद 50 लाख भी नहीं मिल सके। वो काम के होते हैं, बस वो करना नहीं चाहते और कुछ मसला नहीं। चले, थैंक यू सो मच, थैंक यू।